हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं 7 नवंबर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं हम कोटेशन से। तो आज का कोटेशन है, किसी को ठीक से पहचानना है तो उसे ध्यान से दूसरों की बुराई करते सुनो। यानी कि अगर आपके सामने कोई भी आपके परिचय का आदमी हो या फिर कोई भी मतलब पुरुष या महिला, और वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बुराई कर रही हो आपसे, है ना, तो आप समझ जाना कि वो आपकी भी बुराई किसी थर्ड पर्सन के सामने करता होगा या करती होगी। क्योंकि जिसके अंदर ये हैबिट होता है कि दो लोगों के बीच में जब बातें होती हैं वो उनके बारे में बताता है, वो उनके बारे में बताता है कि वो ऐसा है वो वैसा है, तो आप जान लीजिए कि जब वो किसी और के साथ होता होगा तो फिर वो आपके बारे में बुरी बातें बताता होगा, कहता होगा। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए जो आपको किसी और के बारे में गलत बातें या फिर कुछ भी मतलब निगेटिव चीज़ बताते हो। तो आप समझ जाइए कि आपके बारे में भी ये किसी और को बताते होंगे बिल्कुल वैसे ही। इसमें आप बिल्कुल ये मत डाउट रखिए कि नहीं नहीं ये मेरे परिचय के हैं, मेरे खास हैं, या फिर मेरी ये खास है, ये नहीं ऐसा कर सकती। ऐसा होता है क्योंकि उनका ऐसा नेचर बन जाता है। तो ऐसे लोगों से आप जितना दूरी हो सके उतना दूरी बना करके रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं 21 डेज़ का चैलेंज जो हम डेली फॉलो करते हैं। तो आज का भी सेम टू सेम वही चैलेंज है। सिंपली ये 5 टास्क आपको फॉलो करना है मिनिमम 21 डेज़ तक, क्योंकि उसके बाद ये आपका पूरा हैबिट बन जाएगा और ये हैबिट आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत मदद करने वाला है। आपको करना बस यही है कि सिंपली इसको फॉलो करना है और टोटल 5 में से आपको जितना नंबर मिलेगा, इवन 1 नंबर 2 नंबर जितना भी मिलेगा वो कमेंट करके आपको बताना है। और इसको फॉलो करने में बस 1% सफल हो रहे हैं तो हमें इसको फॉलो करके 21 डेज़ तक 1% में आ जाना है एट एनी रेट। कोई भी समस्या है इसको फॉलो करने में तो आप कमेंट करिए, हम आपकी रिप्लाई करेंगे और आपको मदद करेंगे कि आपको इसको कैसे आगे कंटिन्यू करना है। कोई भी समस्या इसमें आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा और इसको फॉलो करिएगा। चलिए देखते हैं आज का सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है। तो सबसे पहला आज का प्रश्न है कि 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है। यानी कि 14वें नंबर की जो हॉकी इंडिया सीनियर पुरुषों की हुई है ये चैंपियनशिप कहाँ पे शुरू हुई है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है कहाँ पे हुआ शुरू, ये सी चेन्नई में शुरू हुआ है। चेन्नई में मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में इसकी शुरुआत हुई है। किसकी बात हो रही है, ये 14वें नंबर की हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप की। ओके दोस्तों, ये गेम चलेगा 16 नवंबर तक, जहां पे टोटल 31 टीमें भाग लेंगी। ओके दोस्तों, यहाँ पे ये जो शुरू हुआ है इसका मतलब तारीफ या फिर इसकी सराहना किसके द्वारा किया गया है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के द्वारा। तो ये भी अभी चर्चा में है तो इनका नाम हमें पता होना चाहिए, हमारे एग्जाम में ये आ सकता है कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में। तो ये हैं दिलीप तिर्की जी। ये है प्रेजेंट टाइम में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जिन्होंने इसकी सराहना की है। कहाँ पे हो रहा है ये, चेन्नई में, यानी कि तमिलनाडु में। ओके दोस्तों, आप देख रहे हो हॉकी, आपने सुना भी होगा कि हमारे देश का भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, बट ऐसा ऑफिशियल नहीं है क्योंकि अब हमारी सरकार कह रही है कि हम किसी भी एक गेम को अपना ऑफिशियल गेम नहीं मानेंगे, हम हर एक गेम को बराबर रूप में आगे बढ़ाएंगे। इसलिए प्रेजेंट टाइम में भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, बट हॉकी लोगों के द्वारा माना जाता है कि यही हमारा राष्ट्रीय खेल है। और हॉकी के ही एक हमारे भारत के प्लेयर थे जिन्हें कहा जाता है हॉकी का जादूगर। क्या नाम है उनका नाम है मेजर ध्यानचंद जी। इन्हीं का जो जन्मदिन है कौन सा, 29 अगस्त, ये इनका जन्म दिवस है। और इसी जन्म दिवस को हम लोग क्या मनाते हैं, स्पोर्ट डे, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस। तो भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को, जिस दिन मेजर ध्यानचंद जी का क्या है, जन्मदिन है। इनको क्या कहते हैं, हॉकी का जादूगर। ओके दोस्तों, बात हो रही है चेन्नई में, तो चेन्नई यानी कि तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के सीएम प्रेजेंट टाइम में कौन है, यहाँ के सीएम, तो वो है MK स्टालिन जी।
और यहाँ के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो वो है R.H. रवि जी। किसकी बात हो रही है, ये तमिलनाडु की। यहीं पे हो रहा है चेन्नई में हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, जो कि 14वें नंबर का है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, गोविंद सागर झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है। तो बताना है कि गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो किस राज्य में है ये, तो ये है दोस्तों सी, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। खबरों में था, क्यों था, क्योंकि इसी झील में जल क्रीड़ा यानी कि खेल की शुरुआत की गई है, यानी कि जो जल क्रीड़ा मतलब जो उसकी गतिविधियां होती हैं शुरू हुई है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश की गोविंद सागर झील में। दोस्तों ये जो झील है इसकी लंबाई लगभग है 90 किलोमीटर। और ये झील जो है किस मतलब कहाँ से पानी प्राप्त करता है, तो जो सतलज नदी है, सतलज नदी, इसी पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है भाखड़ा बांध। यहाँ से ये झील पानी प्राप्त करता है भाखड़ा बांध से, गोविंद सागर झील। तो यहाँ से आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि भाखड़ा बांध किस नदी पे स्थित है, तो सतलज नदी पे है। ओके, और इसी से पानी प्राप्त करता है गोविंद सागर झील, जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। यहीं पे शुरू हुआ है जल क्रीड़ा। ओके दोस्तों, ये जो झील है ये मानव निर्मित है, ये मतलब नेचुरली नहीं बना है, ये मानव निर्मित है। ये 90 किलोमीटर लंबी है। ओके दोस्तों, ये जो झील है ये प्रेजेंट टाइम में काम आता है सिंचाई के लिए। कहाँ कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, साथ ही साथ पंजाब में भी, हरियाणा में भी और राजस्थान में। यहाँ पे ये काम आता है सिंचाई के रूप में। और यहाँ पे अभी गेम हो रहा है इसलिए ये चर्चा में है झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ओके, हिमाचल प्रदेश यानी कि इसकी देख लीजिए सीएम और गवर्नर कौन है। तो यहाँ के सीएम प्रेजेंट टाइम में कौन है, वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है यानी कि राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है दोस्तों शिव प्रताप शुक्ला जी। शिव प्रताप शुक्ला जी यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल है। तो हिमाचल प्रदेश में क्या है, गोविंद सागर झील। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फीडर काराकस 2024 में पुरुष एकल खिताब जीता है। यानी कि सिंपली आपको बताना है कि इस बार का जो टेबल टेनिस जो मतलब प्रतियोगिता था उसका मतलब जो पुरुष एकल खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, किनके द्वारा, सी, हरमीत देसाई जी के द्वारा। किसके द्वारा, हरमीत देसाई जी के द्वारा। दोस्तों ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पे हुआ है इस बार, ये भी हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो ये हुआ है वेनेजुएला में। कहाँ पे हुआ है, वेनेजुएला में। तो ये भी डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है कि टेबल टेनिस का जो इस बार का वर्ल्ड कप है, विश्व चैंपियनशिप है, वो कहाँ पे हुआ है, तो वेनेजुएला में हुआ है 2024 का। और इसमें जीता है किन्होंने, हरमीत देसाई ने पुरुष एकल खिताब। और इनके द्वारा ही जो ये तो हो गया पुरुष का एकल खिताब, और जो मिश्रित युगल होता है, मिश्रित युगल, इसमें भी खिताब इनके द्वारा ही जीता गया है। तो जब ये युगल की बात हो गई तो इनके साथ कोई एक और प्लेयर रहा होगा, तो वो प्लेयर कौन थी, उसमें एक महिला थी जिनका नाम है कृत्विका राय। और पता है ये इनकी पत्नी है। तो सोचिए मतलब हस्बैंड और वाइफ मिल करके ये जो मिश्रित युगल का खिताब है इसको जीते हैं। तो ये मतलब मुझे लगता है कि किसी भी खिलाड़ियों के लिए जो मतलब कपल होते हैं, खिलाड़ी होते हैं सेम गेम के लिए, उनका ये ऐसा ड्रीम होता होगा। तो इनका ये ड्रीम ट्रू हुआ है, यानी कि सफल हुए हैं लोग। क्या नाम है इनका, इनका नाम है हरमीत देसाई और इनकी पत्नी का नाम है कृत्विका राय। तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम में आप कह सकता है सीधे इनका नाम दे करके कि इनका संबंध किस खेल से है, तो इन दोनों लोग का संबंध है टेनिस से। ओके, किससे है, टेनिस से है। और इस बार ये विश्व टेबल टेनिस कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है वेनेजुएला में। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप कितने नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि यूएसए के नए राष्ट्रपति फिर से बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। ओके, इसको बोलते हैं थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी। सब लोग देखते हैं कि हाँ यूएसए के बने हैं, ट्रंप बने हैं, पर वो किस नंबर के बने हैं ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, कौन से नंबर के हैं वो, तो ये है सी 47 नंबर के। दोस्तों ये दूसरी बार यहाँ पे चुने गए हैं राष्ट्रपति 47 नंबर के। इससे पहले जब ये पहली बार चुने गए थे तो उस समय ये 45वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। और इन्होंने किसको हराया इस बार, जो बाइडन को, यानी कि पिछली बार, यानी कि इनसे पहले, यानी कि अब तो ये हो गए वहाँ के राष्ट्रपति, इनसे पहले जो बाइडन थे। और जो इस बार का चुनाव था इसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, मतलब ये तो हो गए, इनके विपक्ष में कौन खड़ी थी, हमारे भारतीय मूल की कमला हैरिस जी को हरा करके ये बने हैं क्या, राष्ट्रपति। और पहले राष्ट्रपति थे जो बाइडन। ओके दोस्तों, यूएसए में कोई भी एक व्यक्ति मैक्सिमम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी बार राष्ट्रपति, तो वो मैक्सिमम 2 बार। यानी कि ये जो ट्रंप जी हैं एक बार पहले बन चुके थे और ये दूसरी बार है, इसके बाद ये अब कभी भी राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। और वहीं जब आप देखोगे अपने प्यारे भारत में, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी टाइम का लिमिट नहीं है। यहाँ पे एक व्यक्ति चाहे तो 2 बार, 3 बार, 10 बार, 15 बार, जितनी बार, मतलब कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड बार वो बन सकता है राष्ट्रपति। बट यूएसए में क्या है, मैक्सिमम 2 बार। तो 2 बार ही बने थे ओबामा जी, वो भी 2 बार के बाद फिर मतलब वो उठ ही नहीं सकते उसके बाद 2 बार के बाद। ओके, तो ये भी नंबर आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, कितनी बार, तो 2 बार। ओके दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है अमेरिका का। तो दोस्तों ये जो अमेरिका है ये पूरे विश्व में सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला देश है। यानी कि पूरे विश्व में अगर किसी देश को सबसे पहले आज़ादी मिली थी तो वो यूएसए को ही मिली थी। और किस सन में मिली थी, तो ये मिली थी दोस्तों इनको, यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ वो डेट और वो ईयर भी, 4 जुलाई 1776 को इनको आज़ादी मिली थी। किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। यानी कि यहाँ पे भी ब्रिटेन पहले रूल किए थे 1776 तक। उस समय ब्रिटेन का यहाँ पे यूएसए में 13 जो कॉलोनी था, यानी कि 13 उपनिवेश यहाँ पे बसा हुआ था। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है अमेरिका का। उसके बाद अमेरिका ने क्या किया, सबसे पहला लिखित संविधान बनाया। तो एग्जाम में अगर पूछे कि सबसे पहले लिखित संविधान किस देश ने बनाया, तो अमेरिका ने बनाया है। और दोस्तों इसी के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, तो एक लिया गया है प्रस्तावना। क्या लिया गया है, प्रस्तावना। और एक चीज़ लिया गया है यहाँ से फंडामेंटल राइट, यानी कि जो हमारा अधिकार है, जो हम 6 अधिकार की बात करते हैं, वो सब अधिकार हम लोग कहाँ से लिए हैं, यही अमेरिका से ही लिए हैं। ओके, तो फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 14 से 32 तक है। उसके बाद हमने वहाँ से और क्या लिया है, किसी भी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग, ये भी जो मतलब इसका जो प्रोसेस है ये भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से ही लिया है। तो ये 3 चीज़ हमने मेन कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। और ये जो महाभियोग है ये कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो ये लगता है अनुच्छेद 61 के द्वारा। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। तो कौन से सम्मेलन की बात हो रही है, महासागर शिखर सम्मेलन की। तो किसने की है मेजबानी, सामने यहाँ पे ऑप्शन है। तो दोस्तों सी, अपने प्यारे भारत के द्वारा किया गया है इस बार मेजबानी। और ये इस बार का था 3रे नंबर का, यानी कि 3रा संस्करण था ये। इसमें दोस्तों 10 देशों के जो प्रतिनिधि थे वो यहाँ पे बात किए हैं, यानी कि सहयोग आपस में कि हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे सागर में आपस में सहयोग। ओके दोस्तों, ये जो सम्मेलन है महासागर शिखर सम्मेलन, इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी, ये भी हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी सन 2003 में। कब शुरू हुआ था, 2003 में। उसके बाद से ये हर दूसरे वर्ष, यानी कि ये क्या है, ये है दोस्तों द्विवार्षिक सम्मेलन है, यानी कि ये हर 2 वर्ष पे सम्मेलन होता है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है महासागर का, तो आप देख लीजिए कि हमारे भारत का जो ये तट है और यहाँ के जो द्वीप है यहाँ पे, इन सब को मिला करके टोटल जो भारत का जो तट है वो कितना है, उसकी लंबाई कितनी है। तो भारतीय तट की मतलब तट में देखिए ये पूरे देश, मतलब ये राज्य का प्लस ये जो महाद्वीप है ये सब जोड़ के बताया जा रहा है। ओके कंप्लीट, तो वो है 7516.6 किलोमीटर।
ये भी हमारे एग्जाम में पूछता है। ओके, और सबसे ज़्यादा किसकी सीमा है मतलब तट से सटी हुई, तो वो है गुजरात की सबसे ज़्यादा। और टोटल कितने राज्य हैं जो सटे हुए हैं तट से, तो टोटल है 9 राज्य। ओके, ये सब एग्जाम में आता है, बार बार पूछता है, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, और यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ये जो अपना तट है भारत का पूरा, ये मतलब ईस्ट में और ये वेस्ट में, तो यहाँ पे इसका नाम क्या क्या है यहाँ पे, तो जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तट है उसको बोलते हैं उत्कल, उत्कल। उसके बाद यहाँ से जो यहाँ तक है इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। फिर यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का तट है उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। और फिर यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का जो तट है इसको बोलते हैं मालाबार तट। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो तट है उसको बोलते हैं कोंकण तट। और यहाँ से लेकर के पूरे गुजरात तक का जो तट है उसको बोलते हैं क्या, काठियावाड़, काठियावाड़ का तट। ओके, तो इसको याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में बार बार पूछ देता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, कन्नड़ शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है। तो बताना है कि जो फिल्म का नाम है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, ये ऑस्कर 2025 में किसके लिए ये स्थान हासिल किया है, किस कैटेगरी में। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, कौन सा कैटेगरी है दोस्तों वो है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। कौन सा कैटेगरी है, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। ओके दोस्तों, ये स्थान हासिल किया है ऑस्कर में। तो इस मूवी के मतलब निर्माता कौन है, डायरेक्टर कौन है, उनका नाम हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके डायरेक्टर है दोस्तों, उनका नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, नाम है चिदानंद एस नाइक। ये है इसके डायरेक्टर यानी कि इसके निर्माता हैं। और दोस्तों ये जो मूवी है इससे पहले भी एक ये मतलब पुरस्कार जीत चुकी है। तो कौन सा पुरस्कार है वो, तो वो है कांस फिल्म फेस्टिवल का जो ला सिनेमा सिलेक्शन का पुरस्कार है, उसे भी ये जीत चुका है पहले। कौन सा मूवी, जिसका नाम है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। दोस्तों इस जो शॉर्ट फिल्म है इसमें स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक गांव में एक बूढ़ी महिला होती है और वो एक बहुत ही मतलब कीमती मुर्गे को चुरा लेती है। किसको, मुर्गे को। उसके बाद गांव में अशांति फैल जाती है और जो उस गांव का जो समुदाय होता है वो मतलब समुदाय उस महिला को यानी कि जिसने चोरी किया है उसको और उस मुर्गों को खोजने के लिए एक मिशन पे निकल लेते हैं। उसी पे पूरी स्टोरी ये बुनी गई है। क्या नाम है इस शॉर्ट फिल्म का, सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। तो ध्यान दीजिए इसके डायरेक्टर कौन है, चिदानंद एस नाइक। ओके चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, भारत ने जैव विविधता योजना में कितने प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रों के लिए प्रतिबद्धता जताई है, यानी कि कितने % एरिया का जो जैव विविधता है उन्हें हमें संरक्षित करना है, मिनिमम कम से कम। ओके तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है कितना %, 30%। कितना, 30%। और कब तक के लिए है ये है 2030 तक। यानी कि 2030 तक हमें अपने जो भी मेरा मतलब पूरे भारत का स्थल है या फिर जो अंदर जो जल है मतलब भारत का आंतरिक जल है, जो तट है, इन सबको मिला करके कम से कम 30% जो एरिया है उसको संरक्षित करना है एट एनी रेट। ओके किसकी बात हो रही है, जैव विविधता की। तो दोस्तों ये जैव विविधता मतलब हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, जैसे कि हमारा जो ये पूरा पृथ्वी है इसमें कई तरह के लोग हैं और सब एक दूसरे पे डिपेंड हैं। और उसमें से जब कोई भी एक पेड़ ख़त्म होता है, मान लो कोई एक पक्षी चाहे प्राणी ख़त्म हो गया, तो फिर मतलब डिपेंडेंसी जो होता है ना फिर दूसरे पे आ जाती है। तो इससे मतलब हमारा जो पृथ्वी है, इन्वायरमेंट है, वो मतलब बैलेंस उसका बिगड़ जाता है। तो इसीलिए जो विविधताएं हैं जितनी भी है वो हमेशा रहनी चाहिए ताकि हमारा पृथ्वी बिल्कुल बैलेंस होकर के चलता रहे। इसलिए हम इसको जो भी हमारी जैव विविधता है उसको हम बचाते हैं। तो हमारे देश में जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता संरक्षण दिवस तो ये मनाया जाता है 22 मई को। तो ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बार बार। 22 मई को क्या मनाते हैं, जैव विविधता संरक्षण दिवस। और इस बार कितना लक्ष्य है, 30% तक
2030 तक का ये टाइमलाइन है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबो 3 मिशन किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो कौन से मिशन की बात हो रही है? प्रोबो 3 मिशन की। ये है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का, लेकिन किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, कौन से देश के द्वारा? तो अपने प्यारे भारत के द्वारा। डी, भारत करेगा इसको लॉन्च। कब करेगा? 4 दिसंबर को 2024 में, यानी कि इसी ईयर 4 दिसंबर को ये क्या करेगा? प्रोबो 3 मिशन ये सूर्य का यानी कि सन का अध्ययन करेगा। ये दोस्तों इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो का जो PSLV-XL ये जो यान है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें जो यूरोपीय देश हैं, यूरोप के टोटल 14 जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं वो इसमें सहयोग कर रही है। इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। ओके, कब? 4 दिसंबर को। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, पोचुरी नागा जनजाति की बस्ती मेलुरी को आधिकारिक तौर पर किस राज्य ने 17वां जिला घोषित किया है? तो बात हो रही है मेलुरी, ये कहाँ का 17वां जिला बना है? दोस्तों आपके यहाँ पे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना नागा, लेकिन आपका जो एग्जाम में आएगा वहाँ पे ये लिखा नहीं रहेगा। तो सिंपली आपको बताना है कि ये जो मेलुरी जो जिला है ये कहाँ पे है ये। तो दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये कहाँ पे है? ये है डी, नागालैंड में है। दोस्तों आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि पोचुरी जो जनजाति है, हमने यहाँ पे क्यों ऐड कर दिया? क्योंकि ये जो जनजाति अभी चर्चा में है, क्या नाम है? पोचुरी। आपके एग्जाम में आ सकता है सीधे कि चर्चा में रहा पोचुरी जनजाति किस राज्य का है? तो ये नागालैंड का ही है। ओके, ये जनजाति सीधे एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों बात हो रहा है यहाँ पे नागालैंड का। तो नागालैंんदोस्तों ये कब राज्य बना था ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो नागालैंड बना था 1 दिसंबर को 1963 में। ये हमारे देश का कंप्लीट राज्य बना था। उस समय ये हमारे देश का 16वां राज्य था। ओके, इसकी राजधानी कहाँ है नागालैंड की? तो ये है कोहिमा। कहाँ पे है? कोहिमा में है। ओके, और यहाँ की दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज तो वो है इंग्लिश। क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। और दोस्तों भारत में सभी राज्यों को मतलब ऐसा नहीं है कि एक समान देखा जाता है, एक समान व्यवहार किया जाता है। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो उसमें जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं उनको भी विशेष दर्जा दिया गया है। तो उसमें नागालैंड को भी क्या प्राप्त है? विशेष राज्य का दर्जा। तो वो किस अनुच्छेद के तहत है ये भी हमारे एग्जाम में पूछता है। तो अनुच्छेद 371A के तहत नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, ये क्यों मिलता है? कि वहाँ की संस्कृति को, रीति रिवाज को, साथ ही साथ वहाँ पे कोई भी ये नहीं है कि ज़मीन जा कर के खरीद लेगा, और उनको संसाधन को सुरक्षित करने के लिए उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो किसकी बात हो रही है? नागालैंड की। इसको मिला है 371 के तहत 371A के तहत विशेष राज्य का दर्जा। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास ये कैसा लगा, अच्छा या बुरा, जैसा भी लगा हो आप कमेंट करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।